स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल का चौथा अध्याय मानचित्र। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम पहले पाठ को समझेंगे और फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन में की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें मानचित्रों की आवश्यकता होती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींचे गए मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किए गए हैं। आओ कुछ कर कर सीखें। एक रबर की पुरानी गेंद लें और उस पर एक रेखा चित्र बनाएं। अब आप उस पर उत्तर व दक्षिण ध्रुव को चिन्हित कर सकते हैं और चाकू से गेंद को काट दें और उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र से रूप बिगड़ जाता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्र देखते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या फिर उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र में कौन कौन से आते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और महासागर। इन्हें हम उच्चवाच मानचित्र भी कह सकते हैं। अगला है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, जिसमें राज्य, नगर और शहर और गांव और विभिन्न देशों को, राज्य और सीमाओं को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। फिर आता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3: दूरी, दिशा और प्रतीक। पहला है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए उस उद्देश्य के लिए पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी या मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं या फिर 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ताकि हम एक बहुत बड़ी दूरी को कम दूरी में व्यक्त कर सकते हैं और आसानी से मानचित्र में बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 1 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं।
जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को दर्शाने के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि वे बड़े पैमाने पे हैं तो आसानी से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अन्य जानकारियाँ उसमें हम बता सकते हैं। एक गांव का मानचित्र दिखाया गया है। इसमें हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर लिया है। तो इसमें आप देखो, फलोद्यान, करीम का घर, शीला का घर, विकास का घर, विद्यालय, कुआं, दुकानें, सभी खेल के मैदान, पेड़, सामुदायिक केंद्र सभी हम देख सकते हैं। चित्र 4.2 में प्रधान दिग्बंधु मतलब कि इसमें उत्तर कहाँ पे है, दक्षिण कहाँ पे है, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम व उत्तर पूर्व दिखाया गया है। दिशा, अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ आप तीर का निशान बना होता है और उस पर लिखा ऊ आपने देखा होगा। ऊ का मतलब होता है उत्तर। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वह प्रधान दिग्बंधु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल का मैदान की दिशा। विकास का घर कहाँ है? विकास का घर नीचे है। खेल का मैदान कहाँ हो जाएगा? उत्तर पूर्व में हो जाएगा और सामुदायिक केंद्र उत्तर में हो जाएगा। दुकानों से विद्यालयों की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व। हम दिक्सूची की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है। इसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की होती है, जिसे हम इंग्लिश में कंपास कहते हैं। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का एक तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां तथा कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों या चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते तो आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, मतलब कि सभी देशों में, सभी राज्यों में एक जैसी होती है, ताकि आप आसानी से कहीं भी आप घूमने जाते हैं तब आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। यह रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक हमने 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग करके भी इसे उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए, पीले रंग का पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। 4.3 में हम देख सकते हैं रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन के अलग अलग चिन्ह आप देख सकते हैं। पक्की व कच्ची सड़क, पक्की सड़क के और ये कच्ची सड़क के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उदाहरण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पहला वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है, फिर राज्य सीमा का, फिर जिला का। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, मंदिर,
गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस व पुलिस स्टेशन, पीएस, बस्ती और कब्रिस्तान, पेड़ व घास। 4.4 में हम सुंदर गांव और इसके आसपास के क्षेत्र में हम देख सकते हैं नदी, मंदिर, विद्यालय, गिरजाघर, मस्जिद व उत्तर दिशा हम ऊपर देख सकते हैं। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यादस्ता और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान की अपेक्षा दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे कि आपके एक दोस्त ने आपसे स्कूल में पूछा कि भाई कहाँ रहता है, तो आप उसे समझाने की बजाय आप उसे कागज़ पर एक नक्शा बना सकते हैं। उस नक्शे को क्या कहेंगे? रेखा चित्र कहेंगे। खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? मानचित्र के प्रमुख 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रधान दिग्बंधु कौन कौन से होते हैं? प्रधान दिग्बंधु 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी अनुपात को पैमाना कहते हैं। पैमाने की सहायता से मानचित्र पर दिए गए 2 स्थानों के बीच की दूरी को माप सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र पर अधिक सहायक होती है, क्यों? ग्लोब में हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, परंतु पृथ्वी के किसी एक विशेष भूभाग का अध्ययन करने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानचित्र के तथ्य और जानकारियाँ अधिक होती हैं। अतः किसी भूभाग के अध्ययन में ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र की अधिक सहायता लेती पड़ती है। प्रश्न नंबर 5 है, मानचित्र एवं खाके के बीच में अंतर बताइए। पैमाने के माध्यम से खींचे गए मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे देश, शहरों के बीच की दूरी आदि। इसमें प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब हम किसी छोटे क्षेत्र के विभिन्न जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो उस छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर रेखा चित्रित किया जाता है, जिसे हम खाका कहते हैं। इसमें लंबाई व चौड़ाई का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीक मानचित्र में का एक तीसरा महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें अक्षर, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं के उपयोग करके विभिन्न आकृतियां, भवन, सड़क, पुल, रेल की पटरियां, कुएं आदि को दिखाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र में और अधिक सूचनाओं का समावेश किया जाता है, जिससे अध्ययन करना आसान हो जाता है। सही उत्तर को चिन्हित करिए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। अगला प्रश्न है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे देखने के लिए किया जाता है? जलाशयों के लिए नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा क, जलाशय। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ख, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। चौथा, पैमाना आवश्यक है। पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा क, मानचित्र के लिए।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।